अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, गुर्दों की पैवंदकारी दौरे हाजिर में साइंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो ऐसे बहुत से मरीजों की ज़िंदगियां बचाती है जो गुर्दे की बीमारी की आखिरी स्टेज पर होते हैं। एक लंबे अरसे तक डायलिसिस करवाने से कहीं बेहतर है कि गुर्दा तब्दील करवा लिया जाए, क्योंकि गुर्दे की तब्दीली के बाद इंसान अपनी सेहतमंद ज़िंदगी में ना सिर्फ वापस आ जाता है बल्कि वो अपनी ऐसी तमाम सरगर्मियां भी जारी रख सकता है जो डायलिसिस के दौरान रुक जाती हैं। गुर्दे की तब्दीली का ऑपरेशन आज पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में हो रहा है। आज भी गुर्दे की तब्दीली के बारे में लोगों के बहुत से सवाल आते हैं और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हलीम, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू। डॉक्टर हलीम साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फयाज बंगश, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हम बरह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए दोहरा रहा हूँ, 0512331676। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे बात का आगाज़ करते हैं। एक तो हम गुर्दे की बीमारी की बात करते हैं और एक हम गुर्दे का फेल होना कहते हैं। तो ये गुर्दे के फेल होने से क्या मुराद है कि गुर्दा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है? थैंक यू डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेल होने का मतलब यही है कि गुर्दा काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं। इसमें दो तरह की फेल्योर होते हैं। एक को हम पहले एक्यूट रीनल फेल्योर कहते थे, अभी उसको एक्यूट किडनी इंजरी या AKI कहते हैं। और दूसरी फॉर्म जो थी उसको हम क्रॉनिक रीनल फेल्योर कहते थे, अभी उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में बताऊंगा। एक्यूट किडनी इंजरी ये है कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती है, पोटेंशियली रिवर्सिबल है, जिसका मतलब ये है कि आप इफ़ेक्टिव तरीके से अगर उसको मैनेज करें तो गुर्दा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। आम तौर पे उसमें ये होता है कि चंद हफ्ते या चंद दिन तक प्रॉब्लम रहता है और उसके बाद बाज़ औक़ात डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात डायलिसिस की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। मेनली उसकी वजह ये होती है कि गुर्दे को अगर प्रॉपर खून न मिले या किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाए, जैसा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज़ों को हो जाता है, या किसी को ब्लीडिंग हो गई है उसको हो जाता है, या मलेरिया एक ख़ास किस्म का है जिसको फेल्सिपैरम मलेरिया कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड डैमेज होता है, उसमें हीमोग्लोबिन निकलती है, वो किडनीज़ में जाके जमा हो जाती है, वो टॉक्सिक होती है। या क्रश इंजरीज़ होती हैं, ट्रॉमा होता है, रोड साइड एक्सीडेंट होता है, उसमें मसल डैमेज होता है, तो उसमें आम तौर पे हीमोग्लोबिन के बजाय मायोग्लोबिन निकलती है और वो भी किडनी की डैमेज करती है। इसके अलावा स्नेक बाइट्स हैं, हमारे यहाँ क्वाइट कॉमन होते हैं। उसमें दो तरह के डैमेज किडनी के हो सकते हैं। एक तो कोई ऐसे स्नेक्स हैं जिनका पॉइज़न स्मॉल वेसल को डैमेज करता है, तो ब्लीडिंग होती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ ऐसे स्नेक हैं, ख़ास तौर पे सी स्नेक, जिनका मसल को डैमेज करता है, तो अगेन उसमें वही मायोग्लोबिन निकलती है। ये सब चीज़ें, इनकी ट्रीटमेंट ये होती है कि नंबर एक, आप कास की ट्रीटमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं, स्नेक एंटी स्नेक या मलेरिया या जो भी प्रॉब्लम है उसको मैनेज करते हैं। एट द सेम टाइम आप किडनी की लुक आफ्टर करते हैं। तो अगर किडनी बाज़ औक़ात तो बग़ैर डायलिसिस के ही चंद हफ्तों में रिकवर हो जाती है, कभी कभी 2-4 डायलिसिस, 5 डायलिसिस 2-4 हफ्ते रहते हैं और उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है और वो फुली रिकवर हो जाता है। इसको हम AKI कहते हैं। दूसरी चीज़ CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये है कि अगर किडनी का स्ट्रक्चरल डैमेज है कोई और मोर देन 3 मंथ परसिस्ट कर रहा है, तो उसको हम CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। उसकी कुछ स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में ये होता है कि डैमेज तो है, जो लेट्स से यूरिन में प्रोटीन आ रहे हैं या ब्लड आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन किडनी फंक्शन नॉर्मल होता है। ये CKD स्टेज 1 है। CKD स्टेज 2, 3 और 4, इनमें किडनी फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। हम ज़्यादा वरीड होते हैं CKD 5। CKD 5 जो है ये आखिरी स्टेज है, प्रॉब्ली जो आपका मतलब था टोटल फेल होना,
यहाँ वो लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो किडनी का फंक्शन है उसको नापने का तरीका हमारे पास GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वो अगर लेस दैन 15 ml पर मिनट है तो इसको हम CKD5 भी कहते हैं, इसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहते हैं। इसका बाकी स्टेजेस के साथ फ़र्क ये होता है कि बाकी स्टेजेस में तो आप डाइट की रिस्ट्रिक्शन करके और मेडिसिन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन CKD5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में जहाँ GFR लेस दैन 15 हो गया है, इन एडिशन टू डाइट और ड्रग्स आपको कोई ऐसा सिस्टम स्टार्ट करना पड़ता है कि किडनी के फंक्शन जो है आप किसी चीज़ से रिप्लेस करें। तो इसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब जो काम गुर्दे ने करना था अब वो किसी और तरीके से लेना है। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही कॉमनली यूज चीज़ें हैं, एक डायलिसिस है, एक रीनल ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात की, आपने कहा जी बाज़ का तो ये होता है कि 2-4 डायलिसिस के बाद गुर्दा वो रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन आमतौर पर तो अक्सर यही पाया जाता है कि जनाब अगर एक दफ़ा डायलिसिस हो गया तो गुर्दा दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ये हमारे जो नाजरीन हैं उनके ज़हनों से एक मिथ को ज़रा ठीक करेंगे क्या ऐसी बात? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि जिसको भी हम कहते हैं कि डायलिसिस करवाएं, हाँ, नहीं करवाना, हाँ, क्यों नहीं करवाना? बस ये आदी हो जाता है बंदा। हाँ, मैं ये बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने AKI की काजेज़ बताई हैं उनमें 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कंप्लीट रिकवर होके 2-4 डायलिसिस के बाद नॉर्मल होके जाते हैं। और ये बिल्कुल गलत मिथ है, और लोग आम तौर पे इसकी वजह से कि जी डायलिसिस जिससे पूछते हैं वो जो कहता है बिल्कुल नहीं कराना, चाचे ने भी क्या नहीं कराना, मामे ने क्या नहीं कराना, ये नहीं भाई। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। डायलिसिस एक्यूट किडनी इंजरी में टेम्परेरी होता है, एट द मोस्ट 3 to 4 वीक्स के लिए होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में किडनी कंप्लीट रिकवर हो जाती है और डायलिसिस स्टॉप हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह यूरोलॉजिस्ट हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट में डेफिनेटली कि हम एक शख्स को नया गुर्दा लगा रहे होते हैं, तो इसमें बेसिकली एक यूरोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है इसके अंदर? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरोलॉजिस्ट चूँकि सर्जन होता है तो उसका सारा काम इस चीज़ पे इन्हिसार करता है कि किस महफूज तरीके से डोनर से किडनी लेकर रिसिपिएंट में लगा दी जाए। अब इसके मराहल में ये होता है कि महफूज तरीके से, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि सिर्फ़ गुर्दे और गुर्दे के साथ उसकी जो खून की रगें हैं उसको महफूज तरीके से लेना, यानी उसकी अपनी ब्लड सप्लाई महफूज रहे, और साथ ही साथ उसकी एक खसूसी एक लंबाई में लेना ताकि आगे लगाने में आसानी हो। साथ ही जो है वो जो पेशाब की रग होती है जो नीचे जा रही होती है उसको भी महफूज तरीके से लेना। उसके बाद गुर्दे को मज़ीद महफूज करना, यानी हम उसको आइस वाटर से धोते हैं, साफ़ करते हैं ताकि उसमें कोई ब्लड क्लॉट्स भी ना रहें, और वो मज़ीद उसमें जो है गुर्दे को एक आइस्ड एरिया में महफूज कर दिया जाता है, और उसके बाद दोबारा लगाना। इसमें टाइम का भी ख्याल रखना और बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से सर्जरी को परफॉर्म करना और पेशेंट को शिफ्ट करना, ये तमाम यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। यानी ये सारी सर्जरी यूरोलॉजिस्ट ही कर रहा होता है? सर्जरी का सारा इन्हिसार यूरोलॉजिस्ट पे मबनी होता है। सर्जरी से पहले सिलेक्शन और तमाम चीज़ों में मेजॉरिटी रोल नेफ्रोलॉजिस्ट का होता है, और सर्जरी के बाद भी मेजॉरिटी रोल नेफ्रोलॉजिस्ट का होता है। डॉक्टर साहब, किडनी फेल हो गया और एक जिसकी अभी आपने पहले बताया कि 5 स्टेज पे हम चले गए, तो उस स्टेज पे डायलिसिस भी स्टार्ट हो गया। क्या एक शख्स जो होता है वो कितनी देर तक डायलिसिस के साथ जिंदा रह सकता है? इसमें अगर डायलिसिस प्रॉपर तरीके से किया जाए जी, तो इट डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर हमारे पेशेंट जो होते हैं वो स्टार्ट में तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉजिस्टिक सपोर्ट फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस पे वो SOS पे आ जाते हैं। जब कोई तकलीफ़ होती है तो आ जाते हैं, तो उस तरह तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सी होती है। लेकिन अगर प्रॉपर हफ्ते में 3 दफ़ा 4 घंटे एक सेशन डायलिसिस किया जाए तो इसमें काफ़ी हद तक ज़िंदगी कंटिन्यू रखी जा सकती है। क्योंकि समटाइम होता है ना कि डोनर नहीं मिल रहा होता या किडनी मैच नहीं कर रहा होता, तो इनमें डायलिसिस पे भी उसको आगे प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। जी, काफ़ी सालों तक हमारे पास पेशेंट हैं। कई ऐसे पेशेंट हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं लेकिन वो रेगुलर डायलिसिस करते हैं, रेगुलर अपने टेस्ट कराते हैं, ट्रीटमेंट रेगुलर ले रहे हैं, और वो काफ़ी सालों तक डायलिसिस पे रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और आम तौर पे अगर ट्रांसप्लांट में किडनी अवेलेबल हो तो वो एक बेहतर ऑप्शन है।
लेकिन जब तक वो ऑप्शन नहीं है, दूसरी बात है ट्रांसप्लांट इमीडिएट नहीं हो सकता, उसके लिए गुर्दा होगा, टेस्ट होंगे, ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर होगा। डायलिसिस इमीडिएटली विद इन मिनट्स भी स्टार्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब हम एक नए गुर्दे की पेवंदकारी करते हैं, नया गुर्दा लगाते हैं, तो जो मरीज़ के अपने पुराने गुर्दे जो ख़राब हो गए होते हैं, क्या उनको जिस्म से निकाल दिया जाता है? सर उसको हम रहने देते हैं मेजॉरिटी केसेस में, क्योंकि उसकी खसूसी वजह है कि कम से कम वो गुर्दा अभी एक एरिथ्रोपाइटिन हम कहते हैं वो बना रहा होता है, या आगे विटामिन डी के रेगुलेशन में भी वो काम कर रहा होता है। लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं जिसमें उसका निकालना भी लाजिम हो जाता है। जैसे एक बीमारी है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें गुर्दा पानी की थैलियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ता जाता है। कभी कभार तो इतना साइज़ में बढ़ जाता है कि वो नीचे आलमोस्ट पूरे पेट को ऊपर जिगर से लेकर नीचे तक वो ऑक्यूपाई कर ले। तो उसको हमें पहले नंबर वाइज पहले एक और पहले फिर दूसरा हमें निकाल देना चाहिए होता है। और इसके अलावा कोई ऐसे गुर्दे हैं कि जिसमें क्रोनिक इन्फेक्शन है, यानी कोई भी इन्फेक्शन है कि जो उसमें मुस्तकिल तौर पे है, चाहे वो पथरी की वजह से है या कुछ लोगों में मसाने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर इन्फेक्शन जा रहा था, तो उस सिलसिले में भी हम गुर्दों को पहले निकाल लेते हैं और बाद में पेवंदकारी करते हैं। यानी वो जो फेल हुआ वो गुर्दा होता है, वो भी कोई ना कोई काम कर रहा होता है। सर थोड़ा बहुत कर रहा होता है, बस अगर वो मुज़र नहीं होता इंसान के मज़ीद उसके लिए, जैसे कुछ गुर्दों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया होता है, तो फिर भी हम उसको निकालने पे एक बहस होती है कि निकाला जाए या ना निकाला जाए। लेकिन अगर वो उसमें और कोई सिवाय फेल होने के उसमें और कोई ऐसी मुज़र चीज़ नहीं है तो उसको हम नहीं निकालते। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की कि कुछ लोग डायलिसिस जो है वो इसलिए भी नहीं कराते कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं और वो एसएस पे आ जाते हैं, जब कोई तकलीफ़ होती है तो फिर वो भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो नॉर्मली एक जो पेशेंट जिसको डायलिसिस हो रहे होते हैं और रेगुलर डायलिसिस हो रहे होते हैं, तो एक आप एवरेज हॉस्पिटल में डायलिसिस पे कितने एक्सपेंडिचर होते हैं? नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि डायलिसिस हफ्ते में 3 दफ़ा कराया जाए। अच्छा। 4 आवर्स हर सेशन के। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 दफ़ा होता है। उसकी रीज़न फाइनेंशियल भी है, लॉजिस्टिक भी है। अगर आप 2 दफ़ा भी डायलिसिस कराएं तो एक डायलिसिस पे एवरेज 6 to 8,000 खर्च आता है। तो इस तरह 8 डायलिसिस पर मंथ रफली मोर देन 50,000। लेकिन सिर्फ ये खर्च नहीं है, कंसल्टेशन डॉक्टर की, मेडिसिन, टेस्ट, ट्रैवल, 8 दफ़ा उसने आना है, 8 दफ़ा जाना है, तो 50,000 से ज़्यादा ये भी होते हैं। ठीक। तो मेरा है ना, ऑन एवरेज एक डायलिसिस पेशेंट जो है पर मंथ मोर देन 1 लाख रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल। ये इतना खर्चा आ जाता है? इससे ज़्यादा ही हो सकता है, यूजुअली कम नहीं होते, 1 लाख लाजमी हो जाता है। और क्या अभी अब जिस दौर से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के हर शहर में डायलिसिस की सहूलियत मौजूद है? प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है तकरीबन हर शहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर तक ये फैसिलिटी मौजूद है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली जब ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं तो एक जहन में आता है कि ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है और एक अज़ा को एक जिस्म से निकाल के दूसरे में उसकी पेवंदकारी करनी है। तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बड़ा टाइम लगेगा। तो नॉर्मली जब एक ये ऑपरेशन होता है, गुर्दा एक शख्स से निकालना और दूसरे में उसको लगाना, तो कितना टाइम इसके ऊपर कितना लग जाता है? सर इसमें टीम की जो एफ़र्ट है या टीम की जो मिल के काम करना है उस पर डिपेंड करता है कि उनकी कोऑर्डिनेशन कितनी है। लेकिन अमूमन 4 घंटे से 5 घंटे तक इसमें लग जाते हैं। इसमें सर ये एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, ये एक टीम का काम है, यानी एक से ज़्यादा सर्जन इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि वो लोगों के जहन में वो हार्ट सर्जरी है ना, जिसमें 18 घंटे लग जाते हैं, तो वो लोग शायद ये भी समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ा ऑपरेशन है। सर बस ये तकनीकी लिहाज से एक डेलिकेट सर्जरी है, लेकिन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एक सर्जन जो होता है वो डोनर साइड पे होता है, एक सर्जन जो है वो रिसिपिएंट साइड पे होता है, ताकि वक्त का ज़या ना हो। और किडनी का जो हम स्कीमा टाइम कहते हैं कि उसका जब एक बार डोनर से वो निकल जाए तो कम से कम वक्त में साफ़ होके ट्रांसफ़र होके वो रिसिपिएंट में उसकी पेवंदकारी हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं सोसाइटी में जिनमें HIV पॉजिटिव आया, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आया, B पॉजिटिव आया, और उन्होंने कि इसकी रीज़न बताई जी कि ऐसी किसी मशीन पे डायलिसिस हो गया जिसकी वजह से ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो गया।
तो क्या इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि जिस मशीन पे डायलिसिस हो रहा है वो उसमें से कोई बीमारी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी? इस पर बात करते हैं, हमारे पास एक कॉलर है पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट जो ब्रिगेड से बात करनी थी। जी आप बात किस शहर से बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा क्रिएटिनाइन 7 के ऊपर है। जी मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ, मगर मुझे डॉक्टर साहब ने, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ट्रांसप्लांट करवाओ। हाँ। तो क्या इसके अलावा मेरा कोई हल नहीं है मेडिसिन के थ्रू? डॉक्टर साहब आप इनसे सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें कोई किडनी का साइज वगैरह कुछ मेंशन्ड है या आपको क्या जी क्या सर, बीमारी ऐसा है? शूज वगैरह होते हैं ना गुर्दे के, मतलब साइज में थोड़े छोटे हुए हैं। अगर साइज में छोटे हुए हैं तो एंड स्टेज किडनीज लगती हैं, तो इसमें आपके पास जी। दो ऑप्शन है। एक तो ये ठीक है है। कि आप डायलिसिस करवाएं और दूसरा ठीक ये है है। कि ट्रांसप्लांट कराएं। इसमें ठीक है, एज तो ये सच मेडिसिन से ठीक नहीं होगा? नहीं, अगर साइज एक स्टेज से कम हो जाए तो वो जी। आमतौर पे श्रंकन किडनी हम उसे कहते हैं, तो वो रिवर्सिबल यूजुअली नहीं होती। लेकिन आप कब ट्रांसप्लांट कराना है, आप लाजमी नहीं है इमरजेंसी में कराएं, आप प्लान कर सकते हैं ट्रांसप्लांट को। और ठीक उसमें है। एक चीज़ होती है जिसको हम प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहते हैं। मतलब ठीक वो हो जो गया। मैंने अभी बात की कि जो GFR 15 ml से कम हो, तो उससे आप देख लें, आपका GFR लगता है 7 क्रिएटिन के साथ आमतौर पे 15 से कम ही होगा। तो उसमें ठीक आप हो गया प्लान सर। करके आराम से डायलिसिस करा सकते हैं और इमीडिएट अगर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और इमीडिएट अगर गुर्दा अवेलेबल नहीं है तो जब तक वो तैयारी होती है आप डायलिसिस पे आ सकते हैं अगर ज़रूरत है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे वायरसेस के ट्रांसफ़र की, वो HIV है या क्योंकि वो हमने एक दफ़ा HIV पे प्रोग्राम किया तो हमने उस पर एक बल्कि मूवी भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें 2 बच्चे थे, एक कोई 7 साल का था, एक कोई 8 साल का था, तो उनको भी इसी तरह से जो है वायरस ट्रांसफ़र हुआ था। तो एक आम आदमी कैसे इस बात की यकीन दहानी कर सकता है कि जहाँ से वो डायलिसिस करा रहा है उस मशीन से उसको कोई मज़ीद बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होगी? इस बारे में टोटल प्रिकॉशन की जाती है। ये एक रिकमेंडेड SOP है कि डायलिसिस करने से पहले हर पेशेंट का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन anti-HCV HIV कराया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो उसको अलहदा मशीन पे अलहदा स्टाफ अलहदा कमरे में रखा जाता है। इस तरह अगर वो नेगेटिव है तो उसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाती है ताकि लॉन्ग टर्म में उसको ये ना हो। जहाँ तक HIV और हेपेटाइटिस C का है, अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि उनको अलहदा मशीन पर रखा जाए, लेकिन स्टिल हम ये प्रिकॉशन करते हैं और उनको अलहदा मशीन पर रखते हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि अभी तक कोई ये स्टैंडर्ड क्लियर कट नहीं है। ये एक्चुअली मशीन से नहीं फैलता, उसकी वजह ये है कि मशीन में तो जो चीज़ें होती हैं डिस्पोजल होती हैं, सब के सब उतार के फेंक दिया जाता है। लेकिन वो जो एनवायरनमेंट होती है, जो वो सिक्रीशंस वहाँ होती हैं, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जब कोई भी इन्फेक्टिव पेशेंट होता है उसके लिए अलहदा स्टाफ होता है, वो प्रॉपर यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेता है जिसमें ग्लव्स, आई शील्ड, गाउन, और वो उन्हीं पेशेंट को अटेंड करता है। और दूसरा बात है, इस चीज़ को केयर करने के लिए जो रेगुलर पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, हर चंद माह के बाद उनमें ये तीनों टेस्ट रिपीट किए जाते हैं और जो पेशेंट पॉजिटिव आ जाएं उनको दूसरी मशीनों पे शिफ्ट कर दिया जाता है और जिस मशीन पे वो थे उसका प्रॉपर केमिकल किया जाता है। डॉक्टर साहब मैं चूँकि बताते खुद एक माहिर नफ्सियात हूँ और हॉस्पिटल में तो जब लिवर ट्रांसप्लांट के जितने केसेस होते हैं वो अक्सर मुझे वो रेफ़र करते हैं उनकी ट्रांसप्लांटेशन से पहले, और वो ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने जो डोनर्स होते हैं उनको ज़्यादा फिक्र पड़ी होती है कि अगर हमारा वो जिगर हम काट के तो अगले को लगाया जाएगा तो पता नहीं वो उसमें हमारा क्या बनेगा। तो क्या इस पर आपने ये भी नोट किया कि जो डोनर होता है इस पर भी उसकी अप्रीहेंशन होती है, उसको भी कि मेरा एक गुर्दा ही निकल जाएगा और एक रह जाएगा और उसके बाद पता नहीं मेरी सेहत को क्या होगा? पहले तो ये बताएं कि क्या क्लिनिकली अगर किसी बंदे का गुर्दा निकाल लिया जाता है तो उसकी सेहत पे कोई असरात होते हैं? सर चूँकि कुदरत ने 2 गुर्दे बनाए हैं और एक गुर्दा
अगर वो सेहतमंद गुर्दा है तो इंसान की तमाम फंक्शंस के लिए जो गुर्दे का काम होता है उसके लिए काफ़ी होता है। इसी उसमें हम देखते हैं कि अमूमन अगर हम ट्रांसप्लांट को छोड़ के बात करें कि किसी भी गुर्दे के ज़ाया होने की सूरत में एज अ सर्जन जब हम उसका गुर्दा निकाल लेते हैं, वो इंसान के बदन के लिए नुकसानदेह हो, उसमें पीप भरी हो या उसमें ऐसी पथरियाँ हो कि जो उसको कल को नुकसान दे सकता है, तो उसके निकालने के बाद जब पेशेंट का फॉलोअप होता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जैसे आपने ज़िक्र किया सर कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो एक हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट है, यानी कि इस सूरत में तो डोनर को चूज़ ही नहीं किया जा सकता, और ये है कि रिलेटिव है, यानी कि इसमें डोनर से गुफ्तगू की जाती है। उसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जो डोनर से कह दिया जाता है और उसको समझाया जाता है साइकोलॉजिकली। जहाँ तक आपने सर ज़िक्र किया कि अगर गुर्दा निकाल लिया जाए तो क्या कुछ असरात होंगे। एक पेशेंट है जिसमें स्टोन डिजीज़ है, उसके स्टोन्स बनते हैं और निकलते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम नहीं तसव्वुर करते फॉर सर्जरी। हालांकि अगर किसी भी जो इनिशियल टेस्ट में वो जो डोनर है वो मुस्बत साबित हुआ है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि स्टोन डिजीज़ पेशेंट है, इसके छोटे छोटे पत्थर हैं बन के निकलते हैं, लेकिन फिर अकेले गुर्दे पे ये बोझ नहीं डाला जा सकता। या एक शख्स है जिसकी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, यानी वो ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल ही नहीं है, चाहे उसकी गलती की वजह से हो या जैसी भी हो, तो ऐसे पेशेंट को भी हम तसव्वुर नहीं करते, क्योंकि फिर सिंगल किडनी पे उसका इन्हिसार मुश्किल हो जाता है। यानी आप डोनर्स की ये सारी एवेल्यूशन करते हैं जी सर। कि उसमें कोई स्टोन्स बनने वाला टेंडेंसी तो नहीं है या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है। इसके अलावा सर बाकी भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनकी खून की रक्त सप्लाई जो गुर्दे को सप्लाई करती है वो एक की जगह 2 या 3 होती हैं, और बड़ी छोटी मिकदार या बड़ी छोटी डायमीटर में होती है, जिसको अगर हम ट्रांसप्लांट के लिए चूज़ भी कर लें तो उस तरह मुस्बत ट्रांसप्लांट नहीं होता जिस तरह एक सिंगल या 2 बड़े कैलिबर के जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल देखी जाती हैं सर्जिकल साइड पे। बाकी जारी बात है कि एज अ फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट साइड पे जैसे सर ने जिक्र किया कि वो अपने तरीके से देखते हैं, हम सर्जन अपने तरीके से देखते हैं कि कितना मौजू है। डॉक्टर साहब ने जो बात की उसको आगे बढ़ाते हुए किडनी लेने से पहले ये कंफर्म किया जाता है कि जो डोनर है उसका स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों किडनीज ठीक हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो किडनी को फर्दर प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि उसके पास एक किडनी रह जाएगी। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़, स्टोन्स वाला ये जो ऐसी कोई कंडीशन हो तो नॉर्मली उससे गुर्दा नहीं लिया जाता। दूसरी जो आपने बात की कि ये तो शॉर्ट टर्म डॉक्टर साहब ने बता दी, लॉन्ग टर्म आम तौर पे कुछ थोड़ी अगली कॉम्प्लिकेशन है, 20 इयर्स तक फॉलो किया गया, कुछ स्टडीज़ की गई, तो कुछ केसेस में प्रोटीन यूरिया और कुछ केसेस में हाइपरटेंशन थोड़ी सी रिलेटिवली ज़्यादा पाई गई उन केसेस में जिन्होंने गुर्दा दिया था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी और भी है, उसमें देखा गया कि जिन्होंने गुर्दा दिया था उनका सर्वाइवल बेहतर था एज़ कम्पेयर टू उनके एज फेलोज़ के मुताबिक। तो बाद में इस पर ज़रा बड़ी नयदे हुई कि कैसे हो सकता है, तो उसकी वजह फिर ये बयान की गई कि जिनसे गुर्दा लिया गया था उनको प्रॉपर्ली स्क्रीन किया गया था कि उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन और कोई ऐसी सारी काफ़ी जो जितने टेस्ट होते हैं किए गए थे, तो वो स्क्रीन थे, और बाकी पब्लिक में तो ये प्रॉब्लम हो सकते थे उस एज में। तो ये वजह थी प्रॉब्ली कि उनका सर्वाइवल बेहतर था। एक ऐसी भी स्टडी है कि जिन्होंने गुर्दा दिया था वो सर्वाइवल उनका बेहतर था। अच्छा। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतने पेशेंट्स देखे हैं, तो जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मैं उन मिथ्स के वाले से बात करूं जो कि पब्लिक में पाए जाते हैं। तो पब्लिक में मिथ पाया जाता है कि जब अगर हार्ट में स्टंट डाला जाएगा तो वो इसकी मियाद होगी, उसके बाद फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह वो कुछ लोगों के बारे में गुर्दे के भी वो मिसकंसेप्शन हैं, ये ना भी गुर्दा अगर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो एक पर्टिकुलर मियाद तक चलेगा, फिर उसके बाद दोबारा इसको चेंज कराना पड़ेगा। तो क्या ऐसी भी सिचुएशन है कि जब गुर्दा ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसकी कोई पर्टिकुलर मियाद होती है कि उस तक चलता है, या वो अगर उसको केयर की जाए तो लाइफ लॉन्ग वो चलेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि लोग इमीडिएट सोचते हैं कि जी ये मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो इसका आउटकम क्या होगा। अगर कुछ डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट में होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं कहूँगा 80 to 90% पहले चंद जो महीने हैं उनमें ज़रा प्रॉब्लम पॉसिबल होते हैं। उसके बाद अगर वो ओवरकम कर लिए जाएं तो लॉन्ग टर्म में गुर्दा काफ़ी चलता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं।
शर्त ये है नंबर 1, क्योंकि गुर्दा हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं होता, वो तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है और वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उस रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती है। वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती हैं। वो ड्रग बजाते खुद भी टॉक्सिक होती हैं, इसलिए उनको बड़ा ख्याल करना पड़ता है, उनके ब्लड लेवल कराने पड़ते हैं कि ना इससे कम हो, अगर होगी तो रिजेक्शन हो जाएगी, लेवल अगर इससे ज़्यादा है तो उसके अपने असरात से गुर्दे का फॉर्म हो जाएगा। दूसरी, अगर वो ज़्यादा हैं, दो मेडिसिन इम्यूनोसप्रेशन ज़्यादा हो गई तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन चीज़ों को लुक आफ्टर किया जाए और प्रॉपर तरीके से डोज एडजस्टमेंट की जाए तो सालों साल किडनीज चलते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक खैबर एजेंसी से मेरा एक पेशेंट रहता है, उसका ट्रांसप्लांट सन 2000 में हुआ था। 26 साल हो गए हैं और वो अपना जॉब कर रहे हैं और फिट है। अच्छा, 26 साल से जी, गुजर चल रहा 26 है। 2000 में खुद मैं AFIU में तो ट्रांसप्लांट हुआ था और 20 ईयर प्लस वाले तो मेरे पास काफ़ी हैं। लेकिन एक शर्त होती है कि ये इतना आसान काम नहीं होता कि रेगुलर मेडिसिन लेना, रेगुलर टेस्ट कराना, लेवल चेक कराना, महीने में एक आध दफ़ा डॉक्टर को दिखाना। तो ये जो लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि पहले 6 महीने, साल, डेढ़ बड़ा पेशेंट पार्टिकुलर होता है, उसके बाद वो कहता है कि जी ये तो मैं ठीक ठाक हूँ, डॉक्टर एवं इस हद तक कहे कि मैं जब आर्मी में था तो मिलिट्री हॉस्पिटल में चूँकि उनको मेडिसिन मिल जाती थी और काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन होती थी, तो कई पेशेंट्स बेचारे थे, उन्होंने कहा ये तो वैसे ही बुलाते हैं, टेस्ट कराते हैं। उन्होंने सेल करनी स्टार्ट कर कि चलो जी इससे फ़ायदा लो। तो फिर ट्रांसप्लांट लाजिम बात है, ऐसे हाल में रिजेक्शन हो जाती है अगर आप मेडिसिन प्रॉपरली ना लें। वो लास्ट अपने प्रोग्राम में बताया भी था कि वो एक खातून को किसी वकील ने कहा जी बिल्कुल, कि कुछ जनाब और नहीं लेना, कुछ और दवाई मेरी नहीं खानी दवाई है। के साथ। हाँ। देखिए ये हकीम दो मसले क्रिएट करते हैं। एक तो उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, अब उनको खुद भी नहीं पता होता इसमें क्या है, कोई कुछ कोई स्टीरॉइड्स, कोई इस तरह की कोई हैवी मेटल्स, कोई मिला मिलू के वो होता है। दूसरा, आम तौर पे पता नहीं क्यों वो कहते हैं मेरी दवाई के साथ कुछ और नहीं लेना। तो एक तो पेशेंट को उधर से नुकसान हो रहा होता है, मेडिसिन बंद हो जाती है, और दूसरा उनकी दवाइयों से आमतौर पे जो प्रॉब्लम साइड इफेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो ठीक गुर्दे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो शख्स गुर्दा देता है, डोनर होता है, उसको कितनी देर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? सर उसका जो क़याम होता है सर वो 3 से 7 दिन तक होता है, डिपेंड करता है। अच्छा जी। और 3 दिन हम हमारे सेटअप में या हमारे प्रोटोकॉल में हम लाजिम रखते हैं, बल्कि ओवरऑल रखा जाता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि उसकी सर्जरी जो थी वो कितनी आराम से हुई, या उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्या थोड़ी सी एक्सटेंसिव सर्जरी थी। कभी कभी हमें इंसिजन ज़रा बड़ा करना पड़ता है, कभी कभार हमें, क्योंकि हमारा बेसिक काम डोनर से ये होता है कि सेफली हम किडनी उठा लें और हम ट्रांसफ़र कर दें। तो उस सिलसिले में हम डोनर पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं ताकि उसकी सेफ्टी हो। डोनर क्योंकि वो एक सेहतमंद शख्स होता है और वो एक कुर्बानी दे रहा होता है, और तो इस वजह से, लेकिन अमूमन 3 से 7 दिन में पेशेंट चला जाता है। अच्छा, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी गुर्दा जी सर, निकाला जा रहा है? जी सर। अच्छा सर 3 तरीक़ेकार हैं। एक कम्प्लीटली लेप्रोस्कोपिक है, एक हैंड असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक हम कहते हैं उसे, और एक ओपन सर्जरी होती है। अब इसमें डिपेंड करता है कि असल जो टारगेट होता है वो यही होता है कि सेफली आप किस चीज़ पे आप माहिर हैं और किस चीज़, ताकि डोनर को कोई नुकसान ना हो। अगर आप ओपन सर्जरी भी होती है तो पेशेंट, जैसे मैंने जिक्र किया, 3 से 7 दिन में चला जाता है। लेप्रोस्कोपिक का पेशेंट जो है वो ज़रा कम टाइम में जाता है, वो 2 से 5 दिन में चला जाता है। और एक हैंड असिस्टेड होती है जिसमें भी एक छोटा सा इंसिजन दे के हाथ के इस्तेमाल से मदद ली जाती है। लेकिन हर एक सूरत में गुर्दे को निकालने के लिए आपको एक इंसिजन या कट देना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो उसमें जो कट होता है वो ज़रा वाज़े एरिया पे नहीं होता, जैसे 12वीं पसली पे नहीं होता, उससे नीचे होता है, जहाँ नाफ से नीचे, यहाँ पे हम कट देते हैं। और अगर हैंड असिस्टेड होता है तो फिर दरमियान में नाफ से उस साइड, लेफ़्ट साइड जो होती है, वहाँ पे हम एक छोटा सा इंसिजन या कट देते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि जब गुर्दा नया लगाया जाता है तो अब बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसके लिए वो एक बाहर की चीज़ होती है, और उसके लिए फिर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयाँ जो होती हैं वो खानी पड़ती हैं। और लोगों के ज़हन में फिर ये भी आता है कि यार इसके बाद क्या सारी उम्र में दवाई खानी पड़ेगी, क्या उसके बगैर वो हम एक दिन भी नहीं रह सकते? तो ये बताइए कि क्या जो दवाइयाँ गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन के फौरी बाद दी जाती हैं,
क्या उतनी ही मिकदार एक पेशेंट को सारी उम्र खानी पड़ती है या किसी स्टेज पे उसको कम भी कर दिया जाता है? नहीं, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसमें ये है कि एक हद तक तो उनकी बात ठीक है हाँ। कि सारी उम्र खाना पड़ता है, लेकिन पहले 6 माह ये थोड़ा सा एग्रेसिव इम्यूनो सप्रेशन हमें करनी पड़ती है, और उसकी वजह से 1 to 6 मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड में इन्फेक्शन भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि हैवी इम्यूनो सप्रेशन। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दवाई कम की जाती है। मैं जो 26 साल वाले एक पेशेंट का जिक्र कर रहा हूँ, जी वो हार्डली एक प्रेंडिसोन की गोली और टेक्रोलिमिस के 1 मिलीग्राम बीटी ले रहा है, दैट्स ऑल। ठीक। बाकी अगर उसको कोई ब्लड प्रेशर है तो वो ले रहा है। 1 या 2 गोलियाँ उनको बाद में जब ट्रांसप्लांट कुछ चंद साल गुजर जाते हैं तो हार्डली 2-3 गोलियाँ लेनी पड़ती हैं उसको, और वो 2-3 महीने बाद एक दफ़ा लेवल करा लेता है, अपने टेस्ट करा लेता है, तो नॉर्मली वो अपना 3-4 महीने बाद आता है और अपने टेस्ट करा के दिखा के चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जैसे बात की कि हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो हमारे अपने ही मदाफ़ियाती निज़ाम को दबा देती हैं, उसको कमज़ोर कर देती हैं। तो जब अपना मदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को फिर आम जनरल इन्फेक्शंस की ज़्यादा ख़तरा नहीं हो जाता, फ्लू का, गला ख़राब का, पेट की इन्फेक्शन का, क्योंकि अपना मदाफ़ियाती निज़ाम तो आपने दबा दिया दवाइयों के साथ। ये मेजर प्रॉब्लम है हाँ ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसप्लांट केसेस में। एक तो है ना जो एग्रेसिव किस्म के बैक्टीरिया या होते हैं, वो तो आपको मुझे भी इक्वली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो माड़े किस्म के जरासीम होते हैं ना, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, जो नॉर्मली वीक होते हैं, लेट्स से जो एक हेल्दी पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो भी शेर बन जाते हैं। ठीक है। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हम इन्हें कहते हैं। तो कुछ वायरसेस हैं, CMV वायरस है, इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉर्मली मतलब एक्टिव बंदों को हार्म नहीं करते, लेकिन उनकी फिर केयर की जाती है। उनके लिए कुछ तो हम प्रोफाइलैक्टिक में देते हैं, कुछ सेप्ट्रॉन एक है, इस तरह एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो स्टार्ट में ही हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं उस पीरियड के लिए, फर्स्ट 6 मंथ, जिसमें हमें पता होता है कि ज़्यादा चांस है। लेकिन फिर उसको चूँकि वो हमें पता है क्या क्या है, तो उनके लिए हम तैयार रहते हैं कि जिस तरह आप ज़रा सा अर्ली डायग्नोज करके उसको मैनेज करें, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन अपनी जगह हार्मफुल है, लेकिन इन्फेक्शन अपनी जगह हार्मफुल। मतलब एक डेलिकेट सा ट्रीटमेंट है, लेकिन एक बाहर मॉडल जिसको प्रॉपर्ली बैलेंस कर लेता है। एग्जैक्टली यही मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि प्रॉब्लम ये होता है कि वही ड्रग जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर ज़्यादा डोज में हो रही है, लेवल उसका बढ़ रहा है, वो आपको नुकसान देगी 2 तरीके से। एक तो किडनी को भी ख़राब करेगी और एक इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो जितनी भी थेरेपी हमारी है, ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, उनके हम हर महीने में या स्टार्ट में हफ्ते में, फिर महीने में, फिर 2-3 महीने बाद ड्रग लेवल करते हैं। सिर्फ उससे हमें पता चलता है। उसकी वजह ये भी है कि अक्सर वो ड्रग हर पेशेंट में डिफरेंट होती है, मतलब किसी पे 1 मिलीग्राम BD पे वो ठीक है, कोई 3 मिलीग्राम BD पे ठीक नहीं है। तो हर पेशेंट इंडिविजुअल तौर पे उनको रिएक्ट करता है। तो फिर हमें ब्लड लेवल देख के उसका, मतलब वो कहते हैं ना, सुनार की तरह हिसाब करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये भी मिथ है हमारे आवाम के अंदर कि गुर्दा कौन सा निकालते हैं, दायां निकालेंगे या बायां निकालेंगे, और इसमें भी शायद कोई क्लिनिकल भी इसकी कोई रीजंस हैं, और वो जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन सा गुर्दा निकाला जाता है और क्यों ऐसा किया जाता है। सर, गुर्दा मोस्टली या हमेशा बायां ही तस्वर किया जाता है। उसकी एक ख़ुसूसी वजह है कि जो खून गुर्दे से ले जा रही है वापस दिल को, वो रग जो है, जिसे हम वेन कहते हैं, रीनल वेन, वो एक अच्छी खासी लंबाई में मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसका लगाना बड़ा आसान होता है। लेकिन इसके साथ साथ लगाना आसान से मुराद ये भी होता है कि वो आराम से रिसिपिएंट की जो वेसल हम सेलेक्ट करते हैं, मोस्टली हम नीचे पेट में जो हमारी रगें तकसीम हो रही होती हैं और जो रग नीचे टांग की तरफ जा रही होती है, उसका हम इंतखाब करते हैं, तो वहाँ बड़ी आराम से पहुँच जाती है। दूसरा ये होता है कि चूँकि अमूमी तौर पे हमारी जो पेशाब ले जाने वाली रग है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, वो चूँकि पीछे की साइड पे होता है, लेकिन जब हम गुर्दा लगाते हैं तो हम टर्न करके लगाते हैं, वो सामने आ जाता है। तो कल को उसमें कोई पथरी या कोई भी ऐसी बीमारी रुकावट, तो हम आराम से उसकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं कि हमें दायां सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा जी, रियली उसमें ये होता है कि अगर हम स्कैन कराते हैं और स्कैन में बायां गुर्दा बड़ा डोमिनेंट है, तो हम बहुत डोमिनेंट गुर्दा हम छोड़ देते हैं डोनर के पास, और फिर हम उससे जो, उसको हम वीक नहीं कहेंगे, लेकिन लेस डोमिनेंट गुर्दा जो दायां बन जाता है, उसको फिर हम नीचे आके लगा देते हैं। या
अगर बाएं गुर्दे में कोई सिस्ट है जो कि बीमारी नहीं होती, किसी में 2 या 3 सिस्ट हो सकती हैं, तो फिर भी हम इंतखाब करते हैं कि चलें राइट वाला निकाल लेते हैं। लेकिन राइट गुर्दे में लगाने में दुश्वारी के साथ साथ चूँकि उसकी वेन बहुत छोटी और बड़ी बारीक होती है, तो जो वास्कुलर एनास्टोमोसिस है, यानी जो खून से खून का रग का जो मिलाप है, उसके बनाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बहुत अरसा गुर्दों के स्कैंडल भी बनते रहे, गुर्दों की खरीदो फरोख्त भी होती रही। अभी हुकूमत पाकिस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से क्या कवानीन वज़ा किए? हाँ, इसमें डॉक्टर साहब मैं आपको रेफरेंस दूंगा, गज़ट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन डेटेड 18 मार्च 2010, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो गुर्दों के खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व होगा इलीगल, तो उसकी पनिशमेंट है अप टू 10 ईयर इम्प्रिजमेंट और अप टू 1 मिलियन फाइन। उसके साथ जो अनऑथोराइज ऑर्गन रिमूव करेगा, मकसद है जो प्रिकॉशन, जो सारा कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उसमें, उसके बगैर, तो उसके लिए भी यही पनिशमेंट है कि अप टू 10 ईयर इम्प्रिजमेंट और अप टू 1 मिलियन फाइन। लेकिन उसके साथ अगर कोई वो डॉक्टर है या उसका कोई एसोसिएट है या हेल्प कर रहा है किसी तरीके से भी, तो उसके लिए भी यही सज़ा है। और अगर वो प्रैक्टिशन है, सर्जन है या कोई इस तरह है, तो उसको फर्स्ट अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो 3 इयर्स के लिए उसका नाम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा दोबारा होता है तो लाइफ टाइम उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। ये बड़ा क्लियर कट रूल है, मैं रूल्स इसमें पास बड़ा कर क्लियर दिए। है बिल्कुल। डॉक्टर शाह साहब, क्या जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें भी कोई हम स्टेंट्स वगैरह डालते हैं? सर, इसमें सर्जन प्रेफरेंस होती है और ब्लैडर कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमारे जो हम पेशाब की नाली यानी यूरेटर की एनास्टोमोसिस वहाँ पे जो हम लगाते हैं उस पे डिपेंड करता है। 2-3 तरीके हैं सर। मैं मेडिकल नाम के बजाय बड़े उससे कहता हूँ कि एक हम टनल बना के यूरेटर लगाते हैं जिसमें हमें बड़ा अच्छा यूरेटर नाली मिल जाती है और ब्लैडर भी बहुत अच्छा होता है, तो उसमें स्टंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी सूरत में हम ड्रॉप इन टेक्निक करते हैं जिसमें हम बस यूरेटर के ऊपर लगा देते हैं। चूँकि हम लगाते बिल्कुल जो ब्लैडर का बिल्कुल टॉप होता है, रूफ़ होती है, हम वहाँ पे लगाते हैं, डोम जो होती है, तो वहाँ पे अमूमन इतना प्रेशर ब्लैडर का बनता नहीं है। चूँकि स्टंट की वजह से अगर मसाने में ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है तो चांसेस होते हैं कि वही प्रेशर किडनी में ट्रांसफ़र हो सकता है। और चूँकि किडनी नीचे आके लगती है, नाव से दाईं तरफ लगती है, शॉर्ट यूरेटर होता है, तो चांसेस बहुत होते हैं कि प्रेशर ऊपर जाए। तो अगर ज़रूरी ना हो तो स्टंट डालने की हम ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन अगर ये सर्जन ये ख्याल करता है कि कल को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, तो उस सूरत में स्टंट डालना फिर बेहतर ही होता है। जो बाद में निकाल लिया जाता है ये आर्जी तौर पर। अच्छा, वो निकाल लीजिए। जी। डॉक्टर साहब, नॉर्मली पाकिस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट पे कितना खर्चा आ रहा है? ये डिफरेंट सेंटर्स का डिफरेंट है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप 20 लाख या 2 मिलियन के करीब प्लस माइनस समझें। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में कई हॉस्पिटल हैं जहाँ ये फैसिलिटी फ्री भी अवेलेबल है। और इसमें कोई गवर्नमेंट जो है वो कोई सपोर्ट कर रही है गरीब लोगों को? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ जिस तरह कोई ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी चल रहे हैं तो उसमें ख़र्चा गवर्नमेंट उठाती है। और अगर कोई वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ सारी फैसिलिटी ट्रांसप्लांट की फ्री होती है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी कभी हुआ कि सर्जरी के दौरान कोई गलती हो गई और जो नया गुर्दा लगाया जा रहा था वो ज़ाया हो गया? सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए सर, कॉम्प्लिकेशंस एक तो वो होती हैं कि जो सर्जन के बिहाफ पे होती हैं, और एक वो होती हैं कि एक चीज़ का लगाना ही मुश्किल या नामुमकिन होता है। ऐसी सूरत हाल से पेश आया जा सकता है कि जब हमने प्री एवेलुएशन में, यानी उससे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी रगें महफूज हैं क्या, जब हम लगाएंगे तो जो है गुर्दा चलेगा, आगे कोई रुकावट तो नहीं होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमने सीटी एंजियोग्राफी या उसके थ्रू जो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन की होती है सर्जरी के दौरान, उससे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, या किसी भी वजह से दौरान ऑपरेशन पेशेंट इतना स्टेबल नहीं रहा, एनेस्थीसिया की वजह से, मल्टीपल रीज़न, तो हम फिर क्या करते हैं कि वही गुर्दा चूँकि हमने ऑलरेडी महफूज किया होता है, जैसे मैंने जिक्र किया कि उसको हम आइस वाटर से महफूज कर देते हैं,
तो उसको हम दोबारा वापस डोनर में लगा देते हैं। अच्छा जी, तो इसको हम ऑटो ट्रांसप्लांट कहते हैं कि हम दोबारा डोनर में लगा देते हैं ताकि उसका नुकसान ना हो। रिसिपिएंट का फ़ायदा तो मुश्किल है या नामुमकिन है, बहुत सी वजूहात की वजह, तो हम बाद में ऑटो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसको वापस लगा देते हैं। और वो जब डोनर में लगाते हैं तो फिर वो ठीक काम करना शुरू कर बिल्कुल ठीक, देता है। उसका अपना गुर्दा होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, या होती भी हैं तो उतनी ही होती हैं कि जितना हम एक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस को तस्वर करते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात की, इसी के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ओके, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनका स्ट्रक्चर एक ही तरह हो, जी 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 हाँ, और उसमें आप एक का गुर्दा लेके दूसरे को लगा सकते हैं विदाउट एनी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। अच्छा, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आइडेंटिकल ट्विन आपका हो हाँ हाँ, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा वो क्योंकि वो बॉडी का स्ट्रक्चर Structure ही एक है। टाइपिंग एक तरह होती है, तो वो उसको बॉडी सेल्फ ही समझती है। और वो फिर बॉडी उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। नहीं, यूजुअली नहीं करती। ऐसे काफ़ी केस हैं जिसमें विदाउट इम्यूनोसप्रेसिव उनके गुर्दे ठीक ठाक काम करते डॉक्टर साहब ऐसा भी कभी हुआ कि आपकी प्रैक्टिस में कि गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ, ऑपरेशन हो गया, 2-3 दिन 4 दिन अफसर ठीक चला और उसके बाद फिर वो नया गुर्दा भी फेल हो गया? हैं जी। वो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 80% प्लस तो नॉर्मली ठीक चलती है, लेकिन कुछ केस के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी 2-3 वजह मैं आपको कॉमन वजूहत बता देता हूँ। एक तो मैंने पहले अर्ज की कि रिजेक्शन, कि अगर इम्यूनोसप्रेशन प्रॉपर नहीं मिली, ठीक है जी, और इम्यून सिस्टम अगर उसका स्ट्रॉन्ग था तो वो उसकी फिर डिफरेंट किस्में हैं, कोई एक्यूट रिजेक्शन है, कोई क्रॉनिक है, कोई यहाँ पर मैं उनमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक तो वो वजह, अगर उसको प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट मौजूद है लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट। दूसरा ये है कि जो ड्रग आती है वो अगर आपने उसका प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो किया। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको काफ़ी 4-5 साल हो चुके थे और उसके 3 मिलीग्राम टैक्रोलिमस सुबह शाम वो ले रहा था, और जब लेवल मैंने कराया तो 15 प्लस था और उसका गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि हमें लेवल जो होता है वो चाहिए होता है 3 to 5 जब 1 साल गुजर जाए, तो उसकी सिर्फ 3 से करते करते 1 मिलीग्राम बीडी पे हम आए। अभी उसका किडनी फंक्शन तकरीबन नॉर्मल, जो 3-4 से ऊपर चली गई थी क्रिएटिन। तो एक तो ये है ड्रग्स का एडिक्वेट कंट्रोल ना होना। तीसरा मैंने आपको इन्फेक्शंस की बताया, तो वो काज भी हो सकती है। चौथी एक ये चीज़ होती है, बाज़ वक़्त वही डिजीज़ जो ओरिजिनल गुर्दे में थी, क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट में गुर्दा लगा रहे हैं, तो वही डिजीज़ रिकर भी कर सकती है। उसमें एक एग्जांपल है ऑक्जेलोसिस, एक डिजीज़ होती है, वो तकरीबन 100% रिकर करती है, क्योंकि उसमें मेन प्रॉब्लम लिवर में होता है। और लिवर किडनी दोनों ट्रांसप्लांट किए जाए तो ठीक है, सिंपल किडनी ट्रांसप्लांट करें तो अल्टीमेटली लाजमी वो डिजीज़ दोबारा आ जाती है। इस तरह एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसको हम फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो उसके रिकरेंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, अगर इसके अलावा बाज़ औक़ात अगर लॉन्ग टर्म गुर्दा चल जाए 10 ईयर प्लस, तो एक क्रॉनिक एलोग्राफ नेफ्रोपैथी हम कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो होता है ना वियर एंड टियर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि गुर्दे की सेहत लाजमी नहीं कि A1 हो, ठीक है, तो ज़रा भी कोई प्रॉब्लम, जिस तरह इन्होंने कहा कि बेस्ट गुर्दा हम डोनर के लिए छोड़ देते हैं, सही है। तो वो जो थोड़ा अगला प्रॉब्लम वो होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स नॉर्मल वियर एंड टियर से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप प्रॉपर केयर करें, ड्रग का ख्याल करें, टेस्ट कराएं, लेवल्स कराएं, तो सालों साल चलते हैं ऐसी। डॉक्टर साहब जो रिसिपिएंट होता है वो ऑपरेशन के कितनी देर के बाद चलने फिरने के काबिल हो जाता है? सर ये डिपेंड करता है कि वो रिसिपिएंट, जैसे सर ने बयान किया कि क्या वो सिर्फ CKD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के साथ है या उसके साथ और भी चीज़ें जो है मुंसलिक हैं। सर ने ये भी बयान किया कि अगर उसको कोई और बीमारियां हैं तो इम्यूनोसप्रेशन से वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी को भी पित्ते की पथरी है तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि बाद में उसमें इन्फेक्शन होने से बेहतर है कि वो निकाल लिया जाए, यानी गुर्दे से गैर मुतल्लिका है, लेकिन फिर भी हम यही वो करते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है सर कि उसकी कंडीशन कैसी है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की बात करें कि वो कब तक रहता है, और तो 7 दिन तक वो अस्पताल में रहता है और उसके बाद उसके जाने के हम प्लान बनाते हैं सर। डॉक्टर साहब, अभी एक डॉक्टर साहब ने बात की थी पॉलीसिस्टिक डिजीज़ की किडनी की, ये क्या होता है? गुर्दों में बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाते हैं? ये एक मोरिसी डिजीज़ है जो फैमिलीज़ में रन करती है। अगर माँ बाप में से किसी एक को है तो इसकी इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का सिंपल लफ्ज़ों में मतलब ये है कि किसी एक को भी है तो उनके बच्चों में 50% चांस है।
मतलब 50% चांस है, लाजमी नहीं 50% को हो, तो 50% चांस है कि वो ये डिजीज़ उनको होगी। बेसिकली इसमें ये होता है कि किडनी का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिस तरह इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमें बाज़ वक़्त किडनी रिमूव करनी पड़ती है, इतना बड़ा हो जाता है। और दूसरा उसमें सिस्ट या पानी की थैलियाँ मल्टीपल थाउजेंड्स होती हैं, और ये डिज़ीज़ जो है एक तो हाइपरटेंशन भी काज कर सकती है, और जो कंजेनिटल डिजीज़ हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ों में से एक कॉमन डिजीज़ है कि जो कि किडनी फेलियर भी कर सकती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से। गुर्दे की पैबंदकारी के बाद जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जो कि कई कई साल से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप फील करते हैं कि आपको किसी तरह के गुर्दों के हवाले से कोई मसला है या आपका मुआलिज आपको इस हवाले से कोई गाइड कर रहा है, तो मुआलिज की जो राय है वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर इसमें उस राय को अहमियत नहीं दी जाएगी तो थोड़ी सी लापरवाही एक बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।